तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो 2020 में या जो आज आपका पेपर हुआ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रिपल ई वालों का, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सेप्टर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। एक्सेप्टर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज क्या होती है? इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्रिएट एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, मस्ट हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी वो एक्सेप्ट करने की कंडीशन में आएगी। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो फिर डोनेट करेगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। करंट फ्लो इन ए सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो जो करंट होता है, फ्लो होता है किसी भी सेमीकंडक्टर में, वो किस फेनोमेना पर डिपेंड करता है? ड्रिफ्ट पे भी डिपेंड करता है, डिफ्यूजन, रिकम्बिनेशन। तो ये तीनों सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ड्रिफ्ट की वजह से भी, डिफ्यूजन की वजह से, रिकम्बिनेशन की वजह से भी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इन ए पीएन जंक्शन विथआउट बाइसिंग द पी साइड इज। तो विथआउट बाइसिंग लिखा है और पूछा है कि पी साइड कौन सा चार्ज होता है, निगेटिवली, पॉजिटिवली, अनचार्ज या नन ऑफ दिस। तो देखिए, अगर पहले देखा जाए जब पीएन जंक्शन बन ही रहता है तो पीएन जंक्शन शुड बी अनचार्ज। बट एक बार जब होल्स पी टू एन जाने लगते हैं और एन साइड इलेक्ट्रॉन्स, एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स पी साइड जाने लगते हैं, तो तब एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और जो पी साइड होता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर, क्योंकि इसमें पूछा है विथाउट बाइसिंग, मतलब कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज नहीं लगाया गया है, तो इनिशियली तो अनचार्ज रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते हैं एन एटम इज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट एक बार जब चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं तो जो और एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है, तो पी साइड जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है और जो एन साइड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। When a reverse spice is applied to a PN junction, the width of the depletion layer। तो जब रिवर्स स्पाइस हम अप्लाई करते हैं किसी भी पीएन जंक्शन में, जो डिप्लीशन लेयर की विथ होती है वो क्या होती है? तो जब भी हम रिवर्स स्पाइस अप्लाई करते हैं, जो डिप्लीशन लेयर की विथ है वो इंक्रीज कर जाती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बढ़ जाती है। और फॉरवर्ड बाइस में जो डिप्लीशन लेयर की विथ है वो घट जाती है। ठीक है, इन ए पीएन जंक्शन द बैरियर पोटेंशियल ऑफर्स अपोजिशन टू ओनली। तो पीएन जंक्शन में जो बैरियर पोटेंशियल है वो अपोजिशन किसको ऑफर करता है? तो पीएन जंक्शन जब बैरियर पोटेंशियल सेटअप होता है वो मेजोरिटी कैरियर्स को अपोजिशन होल्ड करता है, माइनॉरिटी कैरियर्स को पास होने देता है। ठीक, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो आपका क्वेश्चन था कि बैरियर पोटेंशियल किसको अपोजिशन होल्ड करता है, सो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को ओनली। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जंक्शन ब्रेकडाउन अकर्स। तो जंक्शन ब्रेकडाउन जो है मतलब कब अकर करता है? तो मैंने जैसे क्लास में ही बताया था कि ब्रेकडाउन जब भी होता है वो अंडर रिवर्स बाइस कंडीशन होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अंडर रिवर्स ब्रेक जो बाइस जो है आपका ब्रेकडाउन अकर करता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेवन क्वेश्चन, इन फॉरवर्ड रीजन ऑफ ए डायोड कैरेक्टरिस्टिक अपीयर्स एज। मतलब फॉरवर्ड रीजन में डायोड कैसे अपीयर करता है? ऑन स्विच, ऑफ स्विच, कैपेसिटर या रेजिस्टर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एज ए ऑन स्विच की तरह जो है आपका डायोड वर्क करता है। जीना डायोड व्हेन यूज्ड इन ए सर्किट इज ऑलवेज। तो जब भी हम जीना डायोड यूज करते हैं तो हमेशा हम जो है एज ए वोल्टेज सोर्स इसको यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा चाहेंगे कि जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज हो। ठीक है, तो हम इसको जीना डायोड को रिवर्स स्पाइस में यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज। तो जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है फुल वेव रेक्टिफायर की वो कितनी होती है? 20.3%, 40.6%, 50% या 81.2%। तो जो मैक्सिमम इफिशियंसी हम देखते हैं किसी भी फुल वेव रेक्टिफायर की वो देखते हैं 81.2%। ठीक है, सेंटर टैप या ब्रिज टैप दोनों की ऑलमोस्ट 81 के आसपास ही आती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 81.2%। इन ए रेक्टिफायर लार्जर द वैल्यू ऑफ शंट कैपेसिटर फिल्टर। सो इसमें ऑप्शन है लार्ज द पीक करंट इन रेक्टिफाइंग डायोड, स्मॉलर द DC voltage across the load, longer the time that current pulse flows through the diode, or D all of the above। So जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा लार्ज द पीक करंट इन द रेक्टिफाइंग डायोड। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
In the symbol of transistor, the arrow on the emitter shows the direction of flow of. तो ट्रांजिस्टर के सिंबल में जो एरो का फ्लो होता है वो क्या शो करता है? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक ट्रांजिस्टर है और जो एरो का फ्लो होता है, ठीक है ना, द एरो फ्लो ऑन द एमीटर, हम जानते हैं एरो फ्लो जो है एमीटर के डायरेक्शन में ही होता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो अगर एरो फ्लो इस डायरेक्शन में तो यानी करंट आपका बाहर की तरफ जा रहा है, और वो शो क्या कर रहा है? आपका डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन ए ट्रांजिस्टर विद नॉर्मल बायस द एमीटर जंक्शन, तो नॉर्मल बायस का मतलब हुआ कि ट्रांजिस्टर अगर हम एक्टिव रीजन में यूज कर रहे हैं तो इमीटर नहीं होना चाहिए, हाँ इमीटर बेस जंक्शन होना चाहिए था, ठीक है। तो इन ए ट्रांजिस्टर विद नॉर्मल बायस द इमीटर बेस जंक्शन इज, वो हमेशा हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं, ठीक है। अगर आपको एक्टिव रीजन में यूज करना हो तो हम जो आपका इमीटर बेस जंक्शन है उसको हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, तो फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस होता है। सो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, इज ऑफ लो रेजिस्टेंस। द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, तो अल्फा एंड बीटा में चार आपके ऑप्शन दिए हैं, बीटा 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा अपॉन अल्फा, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, और डी ऑप्शन बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? सो हम जैसे क्लास में भी देख चुके हैं अल्फा और बीटा के डिफरेंट रिलेशन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इन एक्टिव रीजन कलेक्टर करंट मेनली डिपेंड्स अपॉन, ध्यान रखिएगा कि एक्टिव रीजन में पूछा है और कलेक्टर करंट का मेनली पूछा है कि मेनली किस पे डिपेंड करता है। तो जो मेनली डिपेंड होता है, डिपेंडेंस होता है, वो इमीटर करंट पे होता है, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा सपोज कीजिए अगर पीएनपी हम ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, ठीक है, तो जितने ज़्यादा इमीटर से आपके होल्स जो हैं कलेक्टर तक पहुंचेंगे उतनी ज़्यादा आपकी करंट होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इमीटर करंट। क्योंकि यहाँ मेनली पूछा है मतलब मेजरली डिपेंडेंस किसके ऊपर होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इमीटर करंट। ट्रांजिस्टर इज, तो ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है, करंट कंट्रोल करंट डिवाइस, करंट कंट्रोल वोल्टेज डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस, या वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज डिवाइस। सो ट्रांजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल करंट डिवाइस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 16th question. For the transistor to work as an amplifier, the base emitter junction should be forward biased, the base emitter junction should be reverse biased, the base collector junction should be forward biased. So अगर हमको एम्पलीफायर की तरह वर्क करना है तो एम्पलीफायर मतलब कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है, और एक्टिव रीजन के लिए क्या होना चाहिए? जो इमीटर बेस जंक्शन या बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, और कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स बाइस होना चाहिए। तो कलेक्टर बेस जंक्शन का तो यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन है आपका सी, बट इसमें फॉरवर्ड बायस लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द वोल्टेज गेन इज वेरी हाई, हाई अप्रॉक्सिमेटली लेस देन यूनिटी। तो अप्रॉक्सिमेटली तो गलत है क्योंकि वो तो कॉमन कलेक्टर होता है, लेस देन यूनिटी भी गलत है, ठीक है। अब हाई और वेरी हाई में तो जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका वोल्टेज गेन काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। ऑलमोस्ट कॉमन इमीटर के बराबर ही रहता है, बस कॉमन इमीटर का वोल्टेज गेन निगेटिव आता है, ठीक है। और जो कॉमन बेस का होता है वो पॉजिटिव में रहता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी हाई। The self-bias arrangement provides a better Q point stability if, तो self bias arrangement better Q point stability कब provide करेगा? जब RE small हो, RE large हो, beta is small and RE is large, या both beta and RE are large। So option D is correct, जब both beta और RE दोनों large होते हैं तभी self bias arrangement एक better Q point stability provide करता है। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज फॉर हैविंग लार्जर, तो जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है वो मतलब उनका क्या लार्जर होता है? वोल्टेज गेन, पावर गेन, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, या ऑफ द अबव। तो जनरली जो हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज करते हैं ना, हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं वोल्टेज गेन को, इसलिए यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए कैस्केड एम्पलीफायर विल हैव हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कैस्केड एम्पलीफायर का विल हैव हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसके कंपैरिजन पूछा है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के साथ। तो सेम एज दैट ऑफ सिंगल एम्पलीफायर, हायर देन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, लोअर देन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। तो कैस्केड एम्पलीफायर की जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो लोअर होती है, लोअर देन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि कैस्केडिंग में बैंडविड्थ डिक्रीज कर जाती है, तो कैस्केडिंग करती क्या है? जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है
उसको आपकी जो है मतलब जो आपकी बैंडविड्थ है उसको डिक्रीज़ करने का काम करती है। तो बैंडविड्थ आपकी डिक्रीज़ कैसे होती है? जब हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी जो है डिक्रीज़ हो जाए और जब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज़ हो जाए। तो एक कैस्केड एम्पलीफायर विल हैव अ हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब हमसे पूछ रहा है कि इन कंपैरिजन टू सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जो कैस्केड एम्पलीफायर की कैसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है? तो कैस्केड एम्पलीफायर की लोअर देन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। ठीक, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा है तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है लोअर होती है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।